हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में। ठीक है, देखो आप लोगों को अब नाम तो पता ही लग गया होगा कि आखिर क्या हो सकती है। आप सभी ने नाम जरूर सुना होगा, लीवर, है ना। तो अब की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लीवर के बारे में। लीवर की संरचना देखेंगे, उसके साथ साथ उसके कार्यों का भी वर्णन देखेंगे। तो पूरे वीडियो में बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। चलिए अब हम लोग देखो यकृत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं एक एक करके और समझते हैं। देखो ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड में, ठीक है, इसलिए आप जरूर से जरूर यकृत की संरचना और इसके कार्य ध्यान में रखें, और वही चीज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो देखो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पहला चीज आपको समझ में आना चाहिए कि मानव में बहुत सारी ग्रंथियां, अभी हमने ना लार ग्रंथि पढ़ा, आंत की ग्रंथियां पढ़ा, जठर ग्रंथियां पढ़ा, आपने भी पढ़ा है ना। तो लेकिन जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो आपकी लीवर है। इसकी संरचना इस प्रकार लगभग होती है, ठीक है। तो पहला चीज आपको ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ी ग्रंथि। दूसरी बात, जिसका वजन लगभग 1.5 kg, तो मतलब 1.5 किलो के लगभग वजन होता है लीवर का, है कि काफी ज्यादा हुआ 1.5 किलो। अब लार ग्रंथियां निकाल के अगर आप तोलोगे ना तो 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम से मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा होगा। लेकिन लीवर का वजन लगभग 1.5 kg होता है, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात, यकृत अब स्थित कहाँ पर होता है, ये चीज देखो बताया गया कि यकृत उदर गुहा में डायाफ्राम के नीचे दाईं तरफ स्थित होता है। मतलब अगर हम ऐसे खड़े हो ना तो हमारा डायाफ्राम कहाँ पर होगा, फेफड़ों के नीचे डायाफ्राम होता है। तो यहाँ पर इस जगह पर लीवर स्थित होता है, ठीक है। और इधर अमाशय होता है, यहाँ पर अमाशय होगा, ये लीवर होगा। इसके यहाँ से छोटी आंत का हिस्सा शुरू होता है। तो समझ में आ गया ना, स्थित कहाँ पर होती है, डायाफ्राम के नीचे। ये तो अगर आप ये नहीं समझ आते तो आप सीधा फेफड़ा बोल सकते हो, फेफड़ों के नीचे उदर गुहा में स्थित होता है, ठीक है। अब उसके बाद यकृत के पिंड, मतलब जो यकृत बना होता है जिससे उसको पिंड बोलते हैं। तो यकृत के पिंड अनेक बहुभुजीय पिंडकों से बने होते हैं जिन्हें ग्लीसन संपुट बोलते हैं। मतलब इसमें छोटी छोटी जो कोशिकाएं होती ना उन्हीं को क्या कहा जाता है, ग्लीसन संपुट या ग्लिंसन संपुट, कहीं कहीं पर इंग्लिश में ग्लिंसन कैप्सूल यूज करते हैं सब कहा जाता है, ठीक। मतलब जो छोटी छोटे पिंडक होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ग्लिंसन संपुट कहा जाता है। उसके बाद इन पिंडकों से यकृत कोशिकाओं का निर्माण होता है। भाई जब बहुत सारे ग्लिसन संपुट मिल जाएंगे, जैसे कि हमने कहा ना, देखो मान लो एक छोटा चाक है, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, उसी तरीके से जो यकृत की कोशिकाएं किससे मिलकर बनी होती है, ग्लिसन संपुट, बहुत सारे मिल जाएंगे तो लीवर का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद इन पिंडकों से यकृत कोशिकाओं का निर्माण होता है जिससे पित्तरस स्रावित होता है। यकृत कोशिकाएं क्या बनाती है, पित्तरस। बहुत पूछा जाता है, 60 में बहुत पूछा जाता है कि पित्तरस का निर्माण कहाँ पर होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पित्तरस का निर्माण सदैव कहाँ पर होता है, आपके लीवर में होता है या फिर यकृत में होता है, ठीक है। बहुत पूछा जाता है, 60 में पूछा जाता है ज्यादातर, बाकी तो उतना नहीं आता, मतलब 60 में ज्यादा आता है। या फिर आप बहुविकल्पिक समझ सकते हैं कि जो बहुविकल्पिक क्वेश्चन होते हैं उसमें आता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर जो लीवर की कोशिकाएं पित्तरस बनाती हैं वो क्या होता है कि यह पित्तरस यकृत के निकट स्थित थैलीनुमा संरचना पित्ताशय में संचित हो जाता है या फिर एकत्र हो जाता है। यहाँ की कोशिकाएं पित्तरस बनाती हैं और वो आकर के, ये आपकी पित्ताशय, ठीक है, ये क्या है आपका पित्ताशय, सब आकर के इसी में संचित हो जाता है। जितना भी पित्तरस बनाते हैं वह पित्तरस कहाँ पर एकत्र होता है, पित्ताशय में। तो दो चीजें ध्यान रखनी है, पित्तरस बना कौन रहा है, पित्ताशय नहीं बनाता है। कई बार बच्चे कंफ्यूजन में ना पित्त का निर्माण कहाँ होता है तो पित्ताशय लगा देते हैं। पित्त का निर्माण होता है यकृत में, इकट्ठा होता है या संग्रहित होता है पित्ताशय, ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो इस तरीके से ये लीवर के बारे में जानकारी थी। अब हम लोग इसके कार्य को देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या कार्य अदा करता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि नहीं। लोग गाँव में देखो किसी का खाना नहीं पच रहा, अरे भैया तुम्हारा लीवर खराब है कि नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है।
अब चलिए हम एक एक करके इसके कार्यों का भी वर्णन करते हैं और समझते हैं कि आखिर क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस लिए यकृत हमारे शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। चलिए अब हम लोग एक दृष्टि कार्य पर भी डाल लेते हैं। देखो क्या क्या कार्य होते हैं, बहुत सारे कार्य हैं, अनगिनत कार्य हैं भाई लीवर के, है कि नहीं। लोग कुछ भी होता कहते भैया तुम्हारा लीवर खराब है कि नहीं। तो बहुत ज्यादा कार्य होते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। देखो पित्त रस का निर्माण करना, यकृत की कोशिकाएं क्या बनाती, पित्त रस बनाती। अब ये जो पित्त रस बनता है या पित्त रस क्या करता है कि अमाशय में देखो भोजन, जैसे यहाँ पर देखो अमाशय होता है ना, अमाशय में भोजन क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। अब उसको क्षारीयता प्रदान करने के लिए यकृत की कोशिकाएं पित्त रस बनाती हैं। पहली चीज तो ये पित्त रस क्या करता है कि अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में बदल देता है। देखो हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पर जो हेडिंग्स लिखी हुई हम इसको एक्सप्लेन करके आपको समझा दे रहे हैं, व्याख्या करके कि क्या लिखना है आपको। तो समझ में आ रहा ना कि यकृत की कोशिकाएं पित्त रस का निर्माण करती हैं और यह पित्त रस अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में बदलने का कार्य करता है, पहली चीज। अब अच्छा दूसरा कार्य क्या करता है, ये वसा की पाचन में भी सहायक। जो फैट हम लोग खाते हैं, फैट मतलब चर्बी वाली चीजें, तेल वाली चीजें जो खाते हैं, तो उसको पचाने के लिए भी पित्त रस की आवश्यकता होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य देखने को मिलते हैं पित्त रस के। इसके अलावा भी कई सारे अन्य कार्य होते हैं, लेकिन आपको ये कम से कम दो जरूर ध्यान, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको वसा का इमल्सीकरण कहते हैं। वसा का इमल्सीकरण का मतलब वसा का पाचन करने में सहायता। इमल्सीकरण का मतलब कई बार नहीं समझ में आता, तो ध्यान रखिए कि इमल्सीकरण का मतलब पाचन से, ठीक है, वसा का पाचन करने में सहायक होती है। तो ये हो गया भैया कि हाँ अब हमें पता लग गया कि जो यकृत की कोशिकाएं हैं पित्त रस बनाती हैं और वो संचित होता है जाकर के पित्ताशय में, वहां से निकलता है, अम्लीय भोजन को क्षारीय में बदलता है, प्लस वसा के पाचन में भी सहायता करता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद हिपैरिन का निर्माण कर रहा है। अब आपके मन में आ रहा होगा ना, क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि हिपैरिन क्या भैया, ये हिपैरिन क्यों लिखा हमने, हिपैरिन क्यों लिखा, इसका काम क्या है। ये तो पता लग गया कि हाँ लीवर बनाता है हिपैरिन, लेकिन काम क्या है, तो ध्यान रखिएगा। देखो हम लोगों के शरीर में नसें हैं ना, नसों में क्या बहता है, खून, धमनी शिराएं है ना, खून बहता है। लेकिन कभी आपने क्या सोचा कि मतलब अगर खून शरीर के बाहर जैसे ही निकलता है जमने लगता है, भाई हमारे यहाँ कट लगा थोड़ा सा, उसके बाद यहाँ से ब्लड निकला, लेकिन बहुत देर तक ब्लड नहीं निकलता, यहाँ पे थोड़ी देर में थक्का बन जाता है, मतलब क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की, है ना, और खून का बहना बंद हो जाता है। तो दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, अगर नहीं आता तो क्वेश्चन ये आना चाहिए कि भाई ये जब शरीर के बाहर जम जाता है तो शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता। आइडिया लग रहा होगा ना। तो मैं यही बता रहा हूँ कि यही आपका जो हिपैरिन है, हिपैरिन ही एक ऐसा रसायन कह सकते हैं आप, ठीक है। हिपैरिन की वजह से हम लोगों की शरीर की जो कोशिकाएं, वो धमनी शिराएं हैं, इनमें रुधिर नहीं जमता हिपैरिन के कारण। तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए कि हिपैरिन का कार्य क्या होता है। हिपैरिन का तो सीधा सीधा सा कार्य यह है कि हिपैरिन रक्त केशिकाओं में रक्त को जमने से रोकने का कार्य करता है। तो हो गया ना महत्वपूर्ण कार्य, भैया नहीं बनेगा, खून जम जाएगा, हम लोग मर जाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये हो गया आपका पित्त रस का निर्माण करना, ठीक है, सॉरी हिपैरिन का निर्माण करना। उसके बाद है फाइब्रिनोजन का निर्माण करना। अच्छा आपने देखा होगा ना, अब फाइब्रिनोजन के बारे में भी क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या करिए फाइब्रिनोजन क्या है। तो देखो फाइब्रिनोजन क्या होता है ना, जैसे कहीं पे कुछ लगता है हम लोग को, तो लगने के बाद में ना खून बहने लगता है, खून बंद हो जाता है। तो जो बंद हो जाता है ना, यही फाइब्रिनोजन ही थक्का बनाने में सहायता प्रदान करता है भैया, ये इसका कार्य है। देखो बैलेंस देखो दोनों का, एक है शरीर के अंदर खून को जमने से रोक रहा है और दूसरा क्या है, शरीर के बाहर खून को जमने दे रहा है या जमा रहा है। तो फाइब्रिनोजन का कार्य क्या हो गया, खून का थक्का बनाने में सहायता प्रदान करता है। और फाइब्रिनोजन बनता कहाँ है, यकृत की कोशिकाओं में निर्मित होता है, ठीक।
तो ये इसके भी कार्य होगा। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आपके क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं कि पित्त रस के कार्य क्या है ना, इससे करके पढ़िएगा तो जिससे कि आपको एक के साथ एक फ्री हो जाए। आप पढ़ रहे हो लीवर के कार्य, लेकिन इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में। ये थोड़ी आता लीवर के कार्य लिखे, आपसे सीधा ये पूछ लिया कि भैया हेपेरिन का कार्य बताइए, तब क्या बताओगे, है कि नहीं। तो आपको उस तरीके से पढ़ना है कि आप एग्जाम में लिख सके किसी भी तरीके से वो पूछे तो। जब अब उसके बाद है ग्लाइकोजन का संचय। देखो क्या होता है ना, हम लोग जो भोजन करते हैं तो भोजन शरीर में जा करके ग्लूकोज में बदलता है। ग्लूकोज से यात्रक की कोशिकाएं क्या करती हैं, उसको ग्लाइकोजन में बदल देते हैं। ग्लूकोज को किस में बदल दिया, किस में बदल दिया भैया, बोलो, ग्लाइकोजन में बदल दिया। और ग्लाइकोजन में बदल करके ये यात्रक की कोशिकाएं संचित कर लेती हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझो, घर पर 40 लीटर दूध को आपको एकत्र करने में, अब मतलब मैं ये बता रहा हूँ ये इसमें क्यों बदल देती हूँ, यकृत की कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में क्यों बदल देती है, फालतू का काम क्यों करते हैं। तो उसका रीजन ये है ना, देखो एक उदाहरण बता दें तुमको। उदाहरण ये है ना कि हम 40 लीटर दूध को इकट्ठा करके रखेंगे तो दिक्कत होगी या फिर हमें परेशानी होगी। लेकिन अगर हम उस दूध को पनीर बना दें, पनीर बना दे भैया, तो 40 लीटर दूध में कितना पनीर बनेगा, हमें लगता है ज्यादा से ज्यादा 10 किलो, 5 से 10 किलो बनेगा। तो अब आप उसको आसानी से इकट्ठा करके रख सकते हैं, है कि नहीं। और उसमें प्रोटीन भी है, कैल्शियम भी है, किसी चीज की कमी भी नहीं हो रही, केवल पानी की कमी हो रही, वो तो हम वैसे भी पूरा कर सकते हैं। उसी तरीके से यकृत क्या करता है ना, बोलता है इतना सारा ग्लूकोज कहाँ से ले आया यार, हम लोग खाते ना, वो बोलता है इतना ग्लूकोज कहाँ से ले आया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब काम बढ़ा दिए और वो क्या करता है, इसी ग्लूकोज को कहता है ग्लाइकोजन में बदलो, क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती, ग्लाइकोजन में बदल जाता है तो वही ग्लूकोज थोड़ा पड़ जाता है और उसको इकट्ठा करने में आसानी होती है, एकत्र करने में आसानी होती। तो इसलिए यकृत की कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल करके संचित कर लेती है। समझ में आया ये लाइन, ये चीज। और देखो मोटापा बढ़ने का हम यहाँ पर एक बात कर लेते हैं, लेकिन कई बार ना हम लोग नहीं सुधरते, मतलब मोटापा बढ़ने के देखो ये कारण होता है। मोटापा इस वजह से बढ़ता है कि हम खाते जा रहे हैं, खाने के बाद में हमारा लीवर क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। लेकिन हम कितना करेंगे, कितना करेगा यार, कितना ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देगा। एक समय ऐसा आता है जब यकृत की कोशिकाएं भर जाती हैं, इसके पास जगह नहीं होता है कि भाई ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल के रख सके। अब ये क्या करता है, ये ग्लूकोज को फिर वसा में बदलने लगता है, वसा में, फैट्स में, और ये हम लोगों के पेट में और ये जो त्वचा के नीचे ना इकट्ठा होने लगती है। और इससे वजन क्या होता है, हम लोग का वजन या फिर बोल सकते हैं चर्बी बढ़ने लगती है। तो सबसे मेन रीजन ये होता है कि नहीं। तो इसलिए मतलब अगर हम जितना भी भोजन कर रहे हैं उसका अगर हम यूज कर लेते हैं, यूज करने मतलब काम कर दिया और कोई मेहनत का काम कर दिया तो है ना यूज हो जाता है काम धाम करने में, लेकिन नहीं यूज होगा तो वही एक्स्ट्रा एनर्जी चर्बी का कारण बनती है और मोटापा और कई सारी बीमारियां होती है। समझ में आया ना बच्चों। तो चलो यहाँ तक तो समझ में आ ही गया। ग्लाइकोजन का संचय हमने बता दिया आपको। अब यूरिया का संश्लेषण, यूरिया का संश्लेषण या निर्माण, यकृत आप सभी ने सुना होगा कि उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्सर्जन मतलब ये है कि जो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि शरीर में सब यूजफुल चीजें बनती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड देखो शरीर में बनती है, इसका भी कोई काम नहीं। तो यकृत क्या करता है, जो विषाक्त चीजें हैं, जो विषाक्त पदार्थ शरीर में निर्मित होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है, शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। इसी तरीके से ये यूरिया का निर्माण करता है। ठीक है, क्योंकि जब प्रोटीन टूटता है, प्रोटीन का विएमिनीकरण होता है, मतलब प्रोटीन जब एमिनो अम्ल में टूटता है तो एमिनो अम्ल से कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया करा देता है,
लीवर देखो चालाकी देखो इसको, मान लीजिए ये प्रोटीन है, ठीक है, ये प्रोटीन का विअमीनीकरण होगा तो ये क्या होगा, एमिनो अम्ल में टूट जाएगा, एमिनो अम्ल में टूट जाएगा। अब एमिनो अम्ल में टूटने के बाद में लीवर क्या करता है कि इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मेल करा देता है और बन जाता है आपका यूरिया, और इस तरीके से शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एमिनो अम्ल की कुछ मात्रा शरीर से बाहर निकल जाती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का देखो निकालना, इसके साथ साथ ये कई अन्य पदार्थ का भी उत्सर्जन करने में सहायक होता है। तो यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है, कई बार पूछा जाता है कि मानव शरीर में बताओ भैया कि यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है, तो आपको क्या बताना है, लीवर या फिर या, ठीक है। अब उसके बाद है विटामिन का संश्लेषण एवं संचय। लीवर देखो कई सारी विटामिन का संश्लेषण करता है, जैसे प्रमुख रूप से आपका विटामिन ए और डी, इनका संश्लेषण भी करता है, मतलब बनाता भी है और साथ साथ इनको स्टोर करके रखता है। तो एक काम ये हो गया। उसके बाद है ग्लाइकोजिनेलाइसिस। इसका मतलब समझते हैं आप, इसका मतलब है ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना ही क्या कहलाता है, ग्लाइकोजिनेलाइसिस कहलाता है। बस सिंपल था। अब जैसे देखो ये संचित करके क्यों रख रहा, क्योंकि बाद में काम देगा। मान लो किसी दिन हमने खाना नहीं खाया, एक दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, 3 दिन नहीं खाया, तो क्या होगा, हमारा शरीर जो एक्स्ट्रा भोजन को ग्लाइकोजन में बदल के रखा था ना, ये बोलेगा यार शरीर को ऊर्जा नहीं मिल रही, और लेकिन ऊर्जा चाहिए भी, क्योंकि आप चलते हैं, फिरते हैं, सांस लेते हैं, गतिविधि करते हैं, तो ये फिर से क्या करेगा भैया, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनेलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम लोगों ने लीवर्स की कार्य भी देख लिए और लीवर की संरचना और उसकी औतकी का भी अध्ययन कर लिया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अग्नाशय, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अग्नाशय के बारे में और जानेंगे उसमें कि कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स, एंजाइम्स अग्नाशय से निकलते हैं और उनके निकलने न निकलने से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।